Hello and welcome everyone. My name is प्रिंस कुमार गुप्ता and you are watching प्रियस एजुकेशन। आज हम अपने इस बिहार स्पेशल की जो टॉपिक थी उसे कंप्लीट करने के बाद जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में टोटल कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं और हमारे इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है जो स्मूथली रन कर रही है। तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड को देखते हैं। पहला आता है हमारा फेडरल, फिर आता है यूनिटरी, फिर आता है क्वासी फेडरल। इन तीनों टर्म्स को देखने से पहले वन बाय वन करके हम तीनों को देखेंगे। इनके मैंने एक बुलेट पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में या स्क्रीनशॉट लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। कुछ टर्म्स हैं, जो हमारा पहला टर्म है फेडरल। यह जो फेडरल है इसका मतलब क्या होता है, यह एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। आई मीन सुलह। फेडरल का मतलब यहाँ पे होता है एग्रीमेंट। इसका कहने का मतलब ये होता है जब एक से ज़्यादा लेवल पे जब गवर्नमेंट ऑपरेट होती है, व्हेन गवर्नमेंट्स आर ऑपरेटिंग एट मोर देन वन लेवल, दैट गवर्नमेंट आर नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। इन विच जिसमें हम बात कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि पावर्स जो होती हैं वो स्टेट को और सेंट्रल को दोनों में बांटी जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पहला पॉइंट लिखा है कि व्हेन पावर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट। यह इस टाइप की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारे यूएस अमेरिका में लागू है या फिर यहीं पे चल रही होती है। कुछ पॉइंट इससे पहले हम देखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट में जो हम चीज़ें देखने को होती हैं, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा समझ सकते हैं हम किया जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में होती है कि स्टेट चाहे तो अपना एक सेपरेट कंट्री भी बना सकता है, बट जब तक कि स्टेट कोऑपरेट ना करे, सारे स्टेट मिलकर कोऑपरेशन ना रहे, तब तक वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वहाँ पे अपना स्मूथली गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में डुअल सिटीजनशिप होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया डुअल सिटीजनशिप मतलब दोहरी नागरिकता यहाँ पे होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो वहाँ के लोग, जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनको स्टेट की तरफ से भी एक नागरिकता इशू की जाएगी, एक सिटीजनशिप इशू की जाएगी, साथ ही साथ एक कंट्री की तरफ से सिटीजनशिप इशू की जाएगी। अब यूएस की एग्जांपल ले लेते हैं। यूएस में टोटल इस टाइम पे 50 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी वहाँ के जो लोकल जो पीपल है, जो उनका रेजिडेंस वहाँ पे है, उनको दो सिटीजनशिप अलॉट की जाएगी। पहला सिटीजनशिप उनको अलॉट किया जाएगा जो उनकी स्टेट की होगी, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं। सेकंड सिटीजनशिप एक कंट्री की सिटीजनशिप वहाँ पे अलॉट की जाएगी। वहाँ पे होता क्या है, अब वहाँ पे चूँकि वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, इसलिए जितने भी स्टेट हैं उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एक अपना संविधान है, और साथ ही साथ एक यूनियन जो वहाँ का जो हेड है, कंट्री का एक संविधान है। तो अगर यूएस की ही बात कर लेते हैं तो वहाँ पे टोटल 50 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे 50+1 कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे 50 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, संविधान हो गए, और एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान वहाँ पे देखने को मिलता है। यही इसीलिए मैंने लिखा है कि डुअल सिटीजनशिप फेडरल गवर्नमेंट की पार्ट आती है। फिर नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो 50+1 अगर यूएस का एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो यहाँ पे क्या है, डुअल सिटी। फिर था फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। जैसे मैंने बताया फेडरल का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है स्टेट्स जितनी जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गए या यूएस हो गए, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क हो गए, फ्लोरिडा हो गया हमारा, तो वहाँ पे जितने स्टेट्स उनके बीच में एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत वो सरकार के साथ मिलकर एक यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। वहाँ की जो स्टेट्स है वो कल को अगर वो चाहते हैं कि नहीं, मैं आप मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर ऑपरेट कर रही है, मैं उनसे खुश हूँ, मैं उनसे अपना कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तो कल को एक अपना खुद का एक नया कंट्री बना सकते हैं, या अपना एक कंट्री भी ना बना कर बल्कि वो चाहें तो एक इंडिपेंडेंटली वहाँ पे रूल कर सकते हैं। वहाँ पे सेंटर की कोई दखल अंदाजी नहीं हुई। मतलब फेडरल गवर्नमेंट में कहने का मतलब बेसिकली यह है मेरा कि वहाँ पे जो पावर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है स्टेट और सेंट्रल को। अब हम बात करते हैं
अपनी यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पे भी स्टेट और सेंट्रल तो होती हैं, बट जो पावर्स दी जाती हैं ये पावर्स पूरी की पूरी सेंट्रल को दी जाती हैं, सेंटर को दी जाती हैं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको दी जाती है। इस टाइप की जो गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट, वो ब्रिटेन में देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप, जो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो वहाँ पे की जाती है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनको सिर्फ एक सिटीजनशिप इशू की जाएगी, वह उस देश की सिटीजनशिप होगी। जैसे कि हमारे भारत देश में है, हमें स्टेट या राज्यों की सिटीजनशिप नागरिकता नहीं इशू की जाती, हमें सिर्फ एक ही सिटीजनशिप इशू की जाती है, वो है हमारे देश भारत की सिटीजनशिप। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात होती है, चूँकि यह सिंगल सिटीजनशिप है, बट अगर मैं बात करूँ इसमें तो रेजिडुअरी पावर एक टर्म आता है। इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई क्राइम हुआ, बट उस टाइम पे उसके लिए लॉज बनाए नहीं गए हैं, कोई लॉज बनाए नहीं गए हैं, बट कोई नया क्राइम हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेंटर के पास पावर होती है कोई नया लॉ बनाने की, जो उस टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होगी। माना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उस टाइम पे इंटरनेट का दौर नहीं था, तो साइबर क्राइम्स जैसे जो क्राइम थे वो उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, तो उनकी चर्चा या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में नहीं की गई थी। पर आगे चल के जब इंटरनेट का दौर, इंटरनेट का युग जब शुरू हुआ, तो साइबर क्राइम्स काफ़ी वाइड स्केल पर होने लगे। तो एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे साइबर क्राइम को लेकर के एक रूल पास किया गया कि हाँ, ये अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट क्रिमिनल को दी जाएगी। तो ये पावर क्या था, ये अब जो क्राइम हुई तो उसमें स्टेट की दखल अंदाजी नहीं हुई, स्टेट ने ये पावर पास नहीं किया, ये अमेंडमेंट नहीं किया, ये अमेंडमेंट किया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। इसी को समझते हैं। रेसिडुअरी पावर का मतलब यहाँ पे सिंपल होता है, व्हेन देयर इज नो लॉ made in the constitution but some crime or something happened, then the center has power to amend or make a new law in the construct of that। अब हम बात करते हैं इन दोनों को, अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट मतलब यहाँ पे रह गया कि हाँ, सुप्रीमेसी, जो हमारा फेडरल जो गवर्नमेंट है उसमें एक पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि होता है। संविधान में जो लिख दिया गया है उसमें माइनर या कुछ एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं या होते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं। जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो शेड्यूल्स हैं, उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। कोई भी फैसला दिया जाता है किसी भी क्राइम को लेकर, किसी के फ़ायदे को लेकर, किसी को नुकसान को लेकर, जो देश के भले के लिए हो, वो सारी चीज़ों को संविधान में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कल को मान लो कोई जो पॉलिटिशियन है उसको मतलब वो किसी थर्ड पर्सन को पसंद नहीं करता, कोई पॉलिटिशियन है तो वो क्या, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर करेगा, यार तू मुझे पसंद नहीं है, चल तू जा, तू मैं तुझे सज़ा देता हूँ या मैं तुझे कंट्री से निकाला कर देता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते हम। जो संविधान होता है वो सर्वोपरि होता है। फिर एक और पॉइंट इसमें रह गया था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब ये होता है जुडिशियल सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई क्राइम करते हो, इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन द प्रेसिडेंट, अगर ये कोई गलती करते हैं जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे देश के भलाई और जो वहाँ के सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उनकी भलाई के विरुद्ध में जो काम होती हैं, उनकी सज़ा दी जाती है। यहाँ पे जो जुडिशियल, जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है, जो जुडिशियल सिस्टम होता है, जो वहाँ की न्यायिक जो सिस्टम है, जो प्रणाली है वहाँ की न्यायिक प्रणाली, वो एक इंडिपेंडेंट होती है। वो किसी पॉलिटिशियन को लेकर के नहीं है। जो फैसला वहाँ जुडिशियल पे जो सुनाता है या जो इन चीज़ों को देखता है, ऐसा नहीं है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर से उसकी काफ़ी अच्छी खासी बनती है और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर से उसकी दुश्मनी है, तो चलो जितने उसने फैसले दिए प्राइम मिनिस्टर के फेवर में दे दिया, बट जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके फेवर में कुछ नहीं दिया यार, क्योंकि तो मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी गलती करते हो, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब एक फ़ायदा यह है, मेजर जो फ़ायदा बोलते हैं, कि आप कोई भी गलती करते हैं, चाहे वो कोई भी गलती करे, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो उस देश का, या कितना भी बड़ा वो नेता क्यों ना हो, उसे सज़ा दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन और उसके क्राइम के अकॉर्डिंग। तो हमने दो चीज़ें देखी, पहला देखा हमने अपना फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा देखा हमने यूनिटरी गवर्नमेंट। अब जो हमारा भारत देश की बात करते हैं, जो हमारा इंडिया कंट्री है, इसकी बात करते हैं। इनमें कुछ चीज़ें फेडरल की भी हैं, कुछ पॉइंट्स हमारी यूनिटरी की भी हैं। अब बात ये आती है कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो
फेडरल प्लस यूनिटरी जो है, इनको हम एक तरह से बोलते हैं क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट। क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कुछ हिस्सा यूनिटरी गवर्नमेंट का लिया गया है, कुछ हिस्सा हमारा बोलते हैं इसमें फेडरल गवर्नमेंट का लिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पावर को स्टेट और सेंटर में डिवाइड कर दिया गया है। पर हाउएवर द सेंट्रल इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मान लिया कि कुछ चीज़ें हैं जो सेंटर के अंडर में आती हैं, जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो लीड कर रहे हैं इस टाइम पे कंट्री को, वो चाहें तो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, उस स्टेट को वो मनवा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ अपने अब इसमें देखते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि राज्यों का संघ। हमारे जो हमने यहाँ पे देखा था फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पे राज्य जो थे, यहाँ पे जो स्टेट्स थे वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे थे, डुअल सिटीजनशिप थी यहाँ पे। बट यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो इसका एक फ़ायदा ये है कि जो सेंटर, जो भारत हमारा देश है, उसके अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें एक ये देखने को मिलता है कि जो स्टेट्स हैं वो चाहें या ना चाहें उनको इस देश के अंडर रहना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि हाँ आज मतलब कि बिहार को ही ले लेते हैं कि अगर बिहार में मान लो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं या गवर्नर हैं उनका मन नहीं कर रहा यार मुझे भारत में नहीं रहना, तो बोलते नहीं हम बिहार को एक सेपरेट स्टेट बना देते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देते हैं, भारत से अलग करेंगे, हम अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख देंगे, हम एक अपना नया प्राइम मिनिस्टर अलॉट कर देंगे, एक पूरी की पूरी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो है उसको अलॉट कर देंगे। तो वैसा वो नहीं कर सकते। क्वाजी फेडरल जो गवर्नमेंट है उसका एक मेजर जो बोलते हैं एडवांटेज, जो एक फ़ायदेमंद जो एडवांटेज है ये यही देखने को मिलती है कि यहाँ पे है जो यूनिटी ऑफ स्टेट है, स्टेट्स को सहमति बने या ना बने बट उनको एक कंट्री के अंदर ही रहना है। अब इस जो हमारा क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है इसमें भी सिंगल सिटीजनशिप ही होती है, मतलब जो वहाँ के नागरिक है, जो वहाँ के सिटीजन है, उनको एक ही नागरिकता इशू की जाती है जो होती है सेंटर की। अगर मैं मान लो कि अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मुझे बिहार स्टेट सिटीजनशिप या नागरिकता अलॉट नहीं कर सकता। मुझे कौन अलॉट करेगा? मुझे सेंटर करेगा, जो मेरा भारत देश है वो मुझे अलॉट करेगा। मैं भारत का नागरिक कहलाऊँगा, न कि बिहार का नागरिक कहलाऊँगा। फिर है इसमें 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। चूँकि यहाँ पे मैंने बताया कि जो पावर्स हैं वो सेंट्रल को भी दी गई हैं, स्टेट को दी गई हैं, बट सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट के कंपैरेटिवली। बट 3 जो है अकॉर्डिंग जो हमारे टोटल जो शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो 7वां शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, वो हमें 3 लिस्टों के बारे में बताता है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। अब इन तीनों लिस्ट को एक तरह से हम समझते हैं। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गए, उनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेंटर करता है। स्टेट की उसमें दखल अंदाजी नहीं चलेगी। वो सब्जेक्ट किस में आ गया? हमारा यूनियन लिस्ट में आ गया। वैसे ही हमारा अगर मान लिया जाए कि जो डीमोनेटाइजेशन जो किया गया था हमारे देश में, उसका फैसला किसने लिया? सेंटर ने लिया। स्टेट की उसमें दखल अंदाजी नहीं किया था उसने, उनकी दखल अंदाजी को नहीं देखा गया। मान कोई स्टेट कितना भी करे, नहीं यार पीएम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, जो डीमोनेटाइजेशन नहीं करना चाहिए था उनको, यह हम नहीं मानते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। यह एक यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, यूनियन चैप्टर है ये, तो इसमें यूनियन के हाथ में पावर है। वैसे ही अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, पहले क्या था, जैसे कि हमारे स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या है, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें जो हमारे स्टेट के अंदर आती हैं, वाइल्ड लाइफ वगैरह जो हैं, जो हम पर्यावरण से रिलेटेड जो काम है वो आती हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। मान लेते हैं कोई यूपी की गाड़ी है, तो यूपी का गवर्नमेंट ही उसे आरटीओ और इसे जो उसका लाइसेंस है, जो उसके परमिट है वो इशू कर सकता है, ना कि भारत जो हमारा इंडिया कंट्री इशू करेगा। उसे अगर किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा तो वहाँ के लिए उसको परमिट लेना पड़ेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा वहाँ के, इस हिसाब से चलती हैं। तो एग्जांपल जो हमारा एक आरटीओ ले लेते हैं, परिवहन जो विभाग है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्टेट के अंदर आती है। वैसे ही टोटल कितने हैं? 59 सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंडर में आते हैं। फिर आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। पहले जो ये हमारी कंकरेंट लिस्ट थी ना, ये 47 सब्जेक्ट इसमें हुआ करते थे, बट बाद में इसको क्या किया गया, इसमें 5 और ऐडअप कर दिए गए और इसको 52 सब्जेक्ट टोटल अभी फ़िलहाल देखा जाए तो जो कंकरेंट लिस्ट है, जो संघ सूची है, इसमें टोटल
52 इस टाइम पे हो गए हैं। तो अब कंकरेंट में जैसे मैं बात करूँ क्या कौन सी चीज़ें हैं जो कंकरेंट में आती हैं, इसमें क्या है कि जो कंकरेंट में मतलब इसमें यूनियन जो सेंटर है और स्टेट है दोनों की सहमति से काम होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम एक मतलब जो हर स्टेट का एक अपना बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में से यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, वैसे ही सेंटर का भी एक अपना है, आईसीएसई है और सीबीएसई है। बट एक दोनों के बीच में एक मतलब समझौता है, एक दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसके तहत ये बोला गया है कि कंकरेंट लिस्ट और चैप्टर एजुकेशन जो है ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। इसमें ये होगा कि जो मानते हैं अगर मैं बिहार से पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरी डिग्री थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द इंडिया में उसकी मान्यता उतनी ही होगी जितनी की मान्यता एक सीबीएसई बोर्ड पढ़ने वाले की है। दोनों की डिग्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा इस तरह के जहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में जो एक मेजर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें हैं। अब कुछ जो 5 चीज़ें इसमें ऐड अप की गई थी उनको अगर मैं बात करूँ तो एक हमारा एजुकेशन आ गया। एजुकेशन को उसमें पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट के अंडर में आता था, स्टेट सिर्फ अपना देखेगा, उसमें किसी का नहीं दखल अंदाजी करेगा, बट उसको बाद में कंकरेंट में ऐड अप कर दिया गया। फिर जो हमारा वाइल्ड लाइफ जो बर्ड सेंचुरी हैं इनको भी पहले क्या था वो स्टेट में आते थे कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने प्रिजर्वेशन के लिए अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। पर अभी क्या है कि नहीं, उसमें केंद्र और सरकार जो राज्य सरकार है उन दोनों की सहमति, दोनों की मंजूरी की ज़रूरत है। अब मान लीजिए जैसे कि अब ये जैसे ये स्टेट की लिस्ट में बात करते हैं तो एक मेजर चीज़ जैसे कि मान लीजिए अगर एक स्टेट चाहे तो अपने रीजन में, अपने राज्य में चाहे तो महंगाई को थोड़ा कम कर सकता है, ये उसके हक में पावर है। सेंटर क्या कर रहा है वो तो पूरे देश में महंगाई को कंट्रोल कर ही रहा है। जैसे पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम हमारा स्टेट डिसाइड नहीं करता कि देश में कितनी बिकेगी, क्या बिकेगी। जो रेट्स हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है वो वहाँ पे आती हैं। इसी हिसाब से अगर बात करें तो 5 इसमें ऐड अप करके टोटल 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में हमारे 59 सब्जेक्ट हैं और यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं। इन सारे सब्जेक्ट जो मैंने बताया, जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट हैं या कंकरेंट लिस्ट हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम शेड्यूल्स करेंगे ना, उस टाइम पे जब 7 शेड्यूल नंबर 7 जब देखेंगे उसमें हम इन तीनों के डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनको अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट ना कौन कौन से सब्जेक्ट जो उसमें बाद में एडअप किए गए हैं। इस तरह से मैंने एक पूरा बेसिक एक ओवरव्यू, जो मैं बोलूँ कि पूरा हमने एक ओवरव्यू यहाँ पे कर लिया कि जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वर्ल्ड में वो कौन कौन से टाइप के गवर्नमेंट हैं और कौन सा गवर्नमेंट इस टाइम पे कहाँ पे एप्लीकेबल है, कौन सा गवर्नमेंट इस टाइम पे कहाँ पे अप्लाई कर रहा है। इसको एक तरह देखा जाए तो जो हमारा क्वाज़ी फेडरल जो इंडिया है वो कुछ पार्ट इसका भी ले रहा है, कुछ पार्ट इसका भी ले रहा है। एक तरह से देखा तो एक हाइब्रिड गवर्नमेंट बन गया। जैसे कि रेजिडुअरी पावर यहाँ पे भी है, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। साथ ही साथ एक और देखा गया कि इसमें जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये भारत में भी है। संविधान से ऊपर भारत में जो क्वाजी फेडरल जो गवर्नमेंट है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू है। क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट में भी अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट अगर इसमें मैं ऐड करूँ तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट कोई गलती करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी संविधान के हिसाब से। जो भी वो गलती करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो जिस तरीके के उन्होंने क्राइम किए हों, जिस तरह की गलतियाँ की हों उसके हिसाब से है। तो ये एक फ़ायदा जो है हमारे भारत में, ये फ़ायदा हमें देखने को मिलता है कि जब हमारा संविधान लिखा गया, जो लेजेंड्स थे हमारे, जो पॉलिटिशियन लेजेंड थे, जो हमारे उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इन लोगों ने जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बैठ करके अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, पढ़ा और उनसे जो बेस्ट जो बोलते हैं वो बेस्ट को निकाला और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, जिससे क्या है कि हमारे देश को तरक्की करने में काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमें ज़्यादा में जो मेहनत उन्होंने की है उसके कंपैरेटिवली आज हम संविधान में छोटे मोटे जो अमेंडमेंट, जैसे मैंने बताया कि साइबर क्राइम को थोड़ा एक अमेंडमेंट किया गया था जब क्राइम्स बढ़े, तो क्योंकि उस टाइम पे नहीं था इंटरनेट का दौर, तो वैसे वैसे छोटे छोटे जो क्राइम, नए नए क्राइम्स आते गए, नए नए क्राइम बढ़ते गए, तो उनको एडअप करते गया। लेकिन जो मूल जो बोलते हैं ना, हमारा जो रूट है, संविधान है तो हमारा देश है। संविधान की वजह से ही आज हमारे देश की जो पहचान है, जो एक यूनिटी आज भी लोगों में है, जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन, जो सेंटर हैं, जो मिलकर जो काम कर रहे हैं,
एक पॉलिटिशियन या एक सिटीजन का, एक नागरिक का जो एक दायरा जो बनाया गया है, जो उनके राइट्स बनाए गए हैं, जो अधिकार बनाया गया है, जो कानून बनाए गए हैं, ये उनकी देन है, उन लेजेंड्स की देन है, उन जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो इस हिसाब से आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, इसको हमने कवर अप किया। हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं। तो कौन से में रिटन होता है कंट्री में है, कौन से में नॉन रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे हम पार्लियामेंट्री कोरम के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी।